बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, अपने दिन का आगाज कर चुके हैं, एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं अरमला हसन और सुबह सुबह आपके दिन का आगाज अच्छा हो इस बात को मेक श्योर करते हैं। अच्छा, वैसे समटाइम्स पीपल आस्क कि जब शो शुरू होने लगता है तो हम क्या बातें कर रहे होते हैं? ये ऐसी बात है जो आज तक हमें भी नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे होते हैं। आपको सब बताते हैं, दोस्त बना ले, बिल्कुल दोस्त बना लेंगे, हाँ, बता देंगे। एक दिन आएगा हम आपको बता देंगे। खैर जनाब, जैसा कि मैंने कहा और हमेशा कहता हूँ कि दिन का आगाज बहुत मस्बत होना चाहिए, मस्बत सोच के साथ, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ और अपने दिन की अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप कर पाएं, एज आई ऑलवेज, अगर आप अच्छी सी चाय के साथ, अच्छी सी ग्रीन टी के साथ भी हो सकता है। तो कल बहुत दिलचस्प दिन था पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, हमने बड़ी तारीफी की थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम मुझे लगता है एक बार फिर शायद हमें मायूस करने जा रही है और कराची वालों को मायूस करने जा रही है। 4 विकेटें गिर गई। ऐसी बात है, कोई बात नहीं, 4 विकेटें भी गिर गई, उनके भी तो आउट हुए ना सारे। ठीक है, हौसला रखें। अच्छा, दो ही बड़े दिलचस्प दिन थे। एक तरफ पाकिस्तान की विकेटें गिर रही थी क्रिकेट के अंदर और दूसरी जानब इंडिया की पुलिस गिर रही थी दिल्ली के अंदर। और किसानों ने बहुत जबरदस्त कल एहतजाज किया अपना भारत के यौम जमहूरिया के ऊपर और दिल्ली के लाल किले के ऊपर खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया, जो बहुत देरीना मुतालबा है पंजाब में रहने वालों का और सिखों का भारत के अंदर के उनको अलहदा कर दिया जाए, उनको सेपरेट एक स्टेट चाहिए अपने लिए। तो इसके ऊपर कल उन्होंने बाकायदा तौर पर मोहर लगा दी जब उन्होंने लाल किले के ऊपर अपना परचम लहरा दिया। इस हवाले से हमने बहुत सारी और बातें करनी है। सुबह सुबह हम आपको जी अच्छी बातें बता रहे हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी। हम वैसे वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाले, लेकिन अभी शो में बाकायदा तौर पर हम इसका आगाज करेंगे जो हमने सेगमेंट्स लाइन अप किए उन सब के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे हेडलाइन से। ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए एक रुकनी कमीशन की मंजूरी। कमीशन हुदैबिया पेपर मिल्स और सरे महल की भी इंक्वायरी करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। पीडीएम में इख्तलाफात, मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को अलग अलग टेलीफोन। पढ़ाई ऑनलाइन है तो पेपर्स भी ऑनलाइन लिए जाएं। मुल्क भर में तलबा सरापा एहतजाज। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, सैकड़ों अफराद मुतासिर, मजीद कई अफराद जाँ बहक। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी शाकिर अली म्यूजियम की। सेगमेंट साइंस एंड टेक में जानिए नासा की खलाई मशीन के बारे में जो 18 फरवरी को मरीख पर पहुंचेगी। और मुमताज सहाफी, मुसन्निफ, फिल्मसाज, डायरेक्टर अली सुफियान आफाकी की बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस में से आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या क्या है आज के एक्सप्रेसो में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। पता नहीं अब ये खबर मजीद बड़ी हो रही है या पीडीएम की सूरत देख के लगता है कि छोटी हो रही है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि जो पीडीएम का एहतजाज है वो किसी डायरेक्शन में ज़्यादा नज़र नहीं आता। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक इख्तलाफात के बाद ओपोजिशन इत्तेहाद में राब्ते तेज़ हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जिनके बारे में हमेशा हुकूमत ये कहती है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हो सकता है इन दो बड़ी जमातों के बीच में, इस वक्त मुतारिक नज़र आते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया, हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुताल्लिक हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर बातचीत की। इसके बाद ही मौलाना साहब ने फ़ौरन टेलीफोन घुमा दिया आसिफ अली जरदारी साहब। बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी साहब से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं। उनका तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद जो है वो एक ही है। उधर हुकूमत जो है ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी हुकूमत ने दे दी है। एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा, जो कि 45 दिन में तहकीकात करके वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगा। ज़राए के मुताबिक कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि कमीशन सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल समेत आम केसेस और आम शख्सियात के हवाले से जो केसेस है उसकी भी पैरवी करेगा, उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा जिन्हें मसलहतन बंद कर दिया गया था। हमें इस वक्त वफाकी वजीर बराए दाखिला शेख रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से पूछते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। शेख साहब, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आई मस्ट से गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत आसानी हो गई है आपके लिए सूरत हाल को लेकर इस वक्त, जिस तरह पीडीएम की सूरत हाल है, या आपको लगता है कि कल की मौलाना की टेलीफोन कॉल्स कोई नया ट्विस्ट लेके आ सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो उनका एजेंडा था, जो उनकी मासेस में जो उनकी बातचीत थी, अब वो इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं मार्च में और रिजाइन कर रहे हैं,
बाकी इसराइल रैली शैली, हम खुद इसराइल रैली में शामिल होने के लिए तैयार हैं, खत्म नबूवत के जलसे से खिताब करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर के लिए हम खुद जलसा कर रहे हैं और सारी कौम जलसा जुलूस कर रही है। तो जो मेन इशू है उससे तो वो पीछे हुए हैं, और अब ये क्या एजेंडा लाते हैं अब पता लग जाएगा। और महीने 1.5 महीने में एक लॉन्ग मार्च इन्होंने करना है, कल करते हैं, आज कर लें। बाकी तो इस असेंबली में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस असेंबली में ये लानत भेजते थे उसमें जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं सारे पाकिस्तान में। खुद फजलुर रहमान साहब के 2 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कोई वाज़ेह इनकी स्ट्रेटजी नहीं है, और ये पीछे ही हटे हैं आगे बढ़ने के। और अवाम में भी इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के आगे अपना प्रोटेस्ट किया है, वो एक नॉर्मल सा प्रोटेस्ट का ना होने के बराबर था। शेख साहब, जी, जमहूरियत के अंदर ये भी कहा जाता है कि मुअस्सर ओपोजिशन एक इफेक्टिव हुकूमत के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। वो उसके लिए ऐसे नुकात के ऊपर मामलात सामने लेके आती है जिससे हुकूमत बेहतर अंदाज में काम करती है। इस वक्त अगर आपकी जो ओपोजिशन है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो अगर गैर मुअस्सर होने जा रही है, तो हुकूमत तो वैसे ही मुआशी तौर पर बहुत चैलेंजेस का सामना है, बहुत सारे मसाइल हमारे लिए ऑलरेडी हैं। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत की कारकर्दगी मजीद इससे डैमेज होगी, बेहतरी की जानिब नहीं जाएगी अगर ओपोजिशन मुअस्सर ना रही? तो बेहतर जाएगी हुकूमत की पोजीशन इंशाल्लाह। आगे से महंगाई में कमी आई है, इकॉनमी बेहतर हुई है, स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की तारीख में टॉप पे जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। और अपोजिशन को हक हासिल है जी, वो जब चाहे वो आए, इस्लामाबाद आए, जब उनका जी चाहे हम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। यही होता है, पूरा मीडिया आजाद है। आप भी डिस्कस कर रहे हैं, सारी शाम वो डिस्कस होते हैं, वो खुद भी हिस्सा लेते हैं। तो इसी का नाम जमहूरियत है। कोई चैनल ऐसा नहीं जिसमें वो नहीं बैठे होते। तो ये सारी चीजें जमहूरियत की निशानदेही करती है। ठीक है शेख साहब, ब्रॉडशीट के हवाले से बात करें तो तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन अपोजिशन ने जस्टिस अजमत सईद के हवाले से उनकी तकरीरी को नामंजूर करार दिया और उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं। क्या हुकूमत के लिए चैलेंजिंग होगा ब्रॉडशीट की तहकीकात गैर जानिबदार तरीके से करवाना? देखिए, बड़ा नाम है अजमत सईद, और जाहिर है उनको जस्टिस का यूं चाहिए या चौधरी इफ्तिखार चाहिए, वो तो नहीं लग सकते। और कानून में ये केस पाकिस्तान का पानामा 2 बनने जा रहा है, और इसमें बड़े एक्सपर्ट जज हैं जो जस्टिस अजमत सईद हैं। वो इन सारे मामलात को बेहतर समझते हैं, और उन्होंने वॉल्यूम 10 भी पढ़ी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि ये केस आइंदा आने वाले दिनों में एक अहम केस होगा। और लेकिन अंपायर न्यूट्रल रखने का तो इमरान खान साहब खुद शेख साहब दावा करते हैं ना, और आप भी इस पे बिलीव करते हैं। तो जब इब्तदा से तकर्रुरी के ही वक्त से इसके ऊपर एतराज किया जा रहा है, तो फिर नताइज कैसे माने जाएंगे? फिर तो नताइज भी नहीं माने जाएंगे। कौन सा ये आप पे फिर इल्जाम लगेगा कि आप दबा रहे हैं अपोजिशन को। हम ये कौन सा कोई, ये तो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं देने जा रहे। इसके बाद फैसला होना है कि जब इंक्वायरियां और हर चीज खुलेगी, हर चीज इसमें वाज़ेह होगी, उसके बाद ही फैसला होगा कि इसको किस कोर्ट में ले जाना है। ठीक है शेख साहब, वैसे आपकी जिम्मेदारी तो विफाक की, आप विफाकी वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब की एक स्टेटमेंट आजकल बड़ी गूंज रही है कि अमनो अमान की हालत बहुत ख़राब है। खबरें भी यही बता रही हैं, हर जानिब एहतजाज है, डाको चोरियों में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब कल कोई 20 रुकनी ग्रुप है जो कि मिला है परवेज़ इलाही साहब से, जिसने कहा है कि वो उनके एतराज़ात हैं पंजाब गवर्नमेंट को लेकर। तो डू यू थिंक कि पंजाब हुकूमत को और बुज़दार साहब को कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनानी चाहिए? आप सीनियर सियासतदान हैं, आप देखते हैं कोई सूरत हाल मुश्किल आने वाले वक्त में बुज़दार साहब के लिए? मैं नहीं देख रहा। मैं एक रुकनी बंदा मिला है तो परवेज इलाही साहब को, परवेज इलाही साहब साथ रहेंगे, बल्कि वो बुज़दार के और पंजाब की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। बाकी थोड़ा बहुत जोड़ो कराटे लगे रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे और बुज़दार के साथ और इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। ठीक होगा। शेख साहब, इंटरनेशनल उसकी खबर के हवाले से भी बात करें तो जो डिसइंफो लैब की खबर थी उस पर यूरोपीय यूनियन ने भी नोटिस लिया है। आप किस तरह से देखते हैं कि भारत का ऑब्वियसली आप लोगों की गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ फॉरम स्पेस के खिलाफ, भारत के प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, और एक ये बड़ी अचीवमेंट है कि अगर इस हवाले से यूरोपीय यूनियन ने इसका नोटिस लिया है तो। सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी खबर है। अफसोस ये है कि बड़ी खबर को यहाँ कोई इतनी अहमियत नहीं दी जाती, और हिंदुस्तान में जहाँ और बड़े मसले हैं वहाँ ये भी एक्सपोज हुए हैं, और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो वो मीडिया में और सोशल मीडिया में कर रहे हैं वो एक्सपोज हुए।
ठीक है। आखिर में कल ये जो भारत के अंदर मामला हुआ, सिखों के हवाले से बड़ा शदीद एहतजाज हुआ, पाकिस्तान शेख साहब इसको कैसे देख रहा है? कल जो सूरत हाल दिल्ली में बनी। देखें, इंडिया में मुसलमान, सिख, ईसाई सारे अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं और सारे जो मिनॉरिटीज हैं और जो सारे दूसरे मजहब के लोग हैं वो अपने आप को इंडिया का सेकुलरिज्म एक्सपोज हो चुका है और हिंदू जात और वो बिल्कुल खुलकर उनका हिंदुइज्म सामने आ गया और वो किस जानिब मकली मामला देखें ये बढ़ता ही आ रहा है और अल्टीमेटली हिंदुस्तान में जो हालात आज पैदा हुए हैं ये कभी पैदा नहीं हुए कि मुसलमान भी गैर महफूज समझ रहा है, सिख भी और क्रिश्चियंस भी। और ये इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में उसकी इकानमी कोविड से बड़ी मुतासर हुई है, उसकी इंडस्ट्री मुतासर हुई है और उसका जो उसके अंदर की सियासत है उसके लिए बड़े मसले पैदा करने वाले। ठीक है शेख रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमसे बात करने के लिए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद हमसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस वक्त पीडीएम तकरीबन अपने सारे कार्ड शो कर चुकी है, मजीद पीडीएम में कुछ नहीं है। और इससे पहले शेख साहब तो ये भी कह चुके हैं कि लगता है कि एहतजाज के लिए बंदे भी हमें ही देने पड़ेंगे पीडीएम को। जो सूरत हाल है इसके मुताबिक उन्होंने बात की। इसी पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो और बहुत कुछ है अभी से। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब हम बात करने वाले हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से। किचन गार्डनिंग इतनी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और इस पे हमने पहले भी, मुझे याद है, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि आप क्या क्या चीज़ें घर पे उगा सकते हो और क्या क्या चीज़ें उगाई जा रही हैं। वैसे अगर सेहत के बारे में बात करें तो इस हवाले से कहा जाता है कि फल और सब्जियां बेहतरीन सेहत की निशानी है, मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक चीज़ जो देखने में नज़र आती है वो ये है कि सीवरेज के पानी से जो सब्जियों की काश्त है वो ख़राब हो जाती है। अवाम इसको खाकर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें अमूमी तौर पर हम अगर बात करें शुगर, गुर्दों की बीमारियाँ, जिगर के मसाइल और दिल के अमराज सर फहरिस्त हैं। मगर हम इन बीमारियों से बच भी सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ खालिस ग़िज़ा की बदौलत मुमकिन है। बिल्कुल, मगर सवाल ये कि हम खालिस ग़िज़ा को कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हम घर में किचन गार्डनिंग के जरिए ये जो जहरीले और केमिकल से पाक वो तमाम फल, सब्जियां, गोश्त और खाने पीने की अशिया जो हम कुदरती खाद के इस्तेमाल से तैयार करके अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर दुनिया भर में हम बात करें तो फार्मर्स मार्केट्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और फार्मर्स मंडियों में जाने की बजाय अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और वही फरोख्त कर देते हैं, जिससे आवाम को बेसिकली खालिस जो कह लें ग़ज़ा और ताज़ा ग़ज़ा कम पैसों में खाने को मिलती है। और अब ये रुझान पाकिस्तान में भी बढ़ा है, उस पर काम भी हो रहा है। लाहौर में इसी तर्ज का इमरान एक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया जिसमें आवाम को इस हवाले से आगाही दी गई और छोटे बिजनेस को फ़रोग देने से मुतल्लिक भी मालूमात फराम की गई। इस इवेंट के हवाले से मैं आपको बताएं तो उस्मान पीरज़ादा साहब को ऑर्गेनाइज करवाया। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उनसे बात न करें? एग्जैक्टली, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि बेसिकली इस तरह के जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज कराने का आइडिया कहाँ से आया और इससे क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। पीरूज हमारा रेस्टोरेंट है, सो वी आर इन फूड बिजनेस इन अ वे, और हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छा खाना और प्योर खाना जो है वो लोगों तक पहुंचे। बेसिकली पीरूज एक कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है, पीरूज बेसिकली एक आर्ट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये इसलिए बनाया गया था कि कुछ लोग जो म्यूज़ियम ऑफ पपेट्री को देखने आए हैं या बच्चे यहाँ पे आए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आए तो यहाँ पे कोई हम चाय पानी का इंतज़ाम रखें, क्योंकि दूर थी उस ज़माने में जगह, अब तो लाहौर से दूर कोई भी जगह नहीं है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा फूड के साथ, खाने के साथ एक राब्ता। मैं खुद खाना पकाता हूँ, मेरे छोटे भाई पकाते हैं, एज अ हॉबी वी ऑलवेज बीन कुकिंग। तो ऑर्गेनिक खाना, ख़ास तौर पर ये पेंडेमिक के फ़ौरन बाद ये एक फिनोमेना आया है कि आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपने प्योर चीज़ें खानी हैं, क्योंकि मार्केट में इम्प्योर चीज़ें बेइंतहा आ चुकी हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ा ही ज़बरदस्त सॉइल बख्शा है। यहाँ पे हर किस्म के फ्रूट्स हैं, यहाँ पे हर किस्म के वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे वी हैव 4 फुल सीजन्स। ये किसी किसी मुल्क को नसीब होती हैं ये चीज़ें। और जो बहुत उम्दा बात है कि इस एंटरप्राइज़ के अंदर इस पेंडेमिक की वजह से ये जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स, जिसको मैं कहूँगा कि होम कॉटेज इंडस्ट्री की शेप एक निकली है, जिसमें औरतें सहरे फहरिस्त हैं। यानी कि women have taken this massive task, and I'm grateful to Zafar Saab to join us here from Punjab Bank, because it is very important for financial houses
to support small business. True, बिल्कुल। और Small ये जो business आपका becomes इनिशिएटिव the है, ये base of economy of a country. जी उस्मान साहब, ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है अहमद से, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुख्तसरी सही लेकिन हमें वक्त ज़रूर दिया और हमसे बात की। और जिस इनिशिएटिव की ये बात कर रहे हैं, आजकल जैसा कि हम ग़िज़ाओं की बात करते हैं, हम सबको ये शक ही रहता है कि हम खा क्या रहे हैं, चाहे वो सब्जियां ही क्यों ना हो। हमें याद है कि जो सब्जियां ज़ेरे ज़मीन होती हैं, जैसे गाजर है या मूली है, इस तरह की सब्जी, उसके हवाले से भी हमें लगता है कि वो प्योर नहीं है, क्योंकि उनको पानी प्योर नहीं मिलता, समाव ज़मीन सही नहीं होती। तो क्यों ना आप अपने घर के ऊपर, अपने घर के अंदर कुछ इस किस्म का इंतजाम करें कि आप घर में सब्जियां उगाएं, अच्छा छोटी मोटी इमरान, चीज़ें। आपको पता है कि बहुत सारी खवातीन ने अपने किचन की मतलब पीछे बैक साइड पे इस तरह के कुछ प्लांट्स किए हुए होते Even हैं, छत के ऊपर। एग्जैक्टली। और लोगों ने अपने साथ लॉन्स के अंदर इस तरह के किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग फ्रेश फ्रूट सब्जियां वहीं से असल में बहुत से लोग गिला कर रहे थे ना कि हमें सब्जियां खालिस नहीं मिलती, तो हमने कहा बजाय इसके कि हम इसकी निशानदेही करें, हम आपको इसका हल क्यों ना बताएं। तो हल ये है कि सब्जी घर में उगाएं, कम से कम आप छोटी मोटी सब्जियां तो उगा ही सकते हैं, और इससे आपके पैसे भी बचेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ जी हमें एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हमने हाजिर होना है, और हमारे पास अभी बहुत कुछ है एक्सप्रेसो में, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू है। अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे तालीमी इदारों के हवाले से और ऑनलाइन इम्तहानात के हवाले से, जिसके हवाले से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। पंजाब के हवाले से बात करें, कोरोना के बायस हुकूमत की जानिब से मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का सिलसिला जारी है, लेकिन ऑनलाइन इम्तहानात के हवाले से नया तनाज़ा खड़ा हो गया और इम्तहानात के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि अगर क्लासेज ऑनलाइन हुई हैं तो इम्तहानात भी ऑनलाइन लिए जाए। तलबा के एहतजाज के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने नोटिस ले लिया है। चेयरमैन ATC ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर से मुशावरत की, ताहम ऑनलाइन इम्तहानात पर इत्तफाक नहीं हो सका। बिल्कुल इत्तफाक नहीं हो सका, और वाइस चांसलर्स इस मामले पर तकसीम नजर आते हैं। कुछ VCs का मौक़िफ़ है कि ऑनलाइन इम्तहानात से तलबा की तैयारी के असल मेयार को परखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि यूनिवर्सिटीज़ खोलने का जब फैसला हो चुका है तो ऑनलाइन पेपर्स क्यों लें। बाज़ वाइस चांसलर का ये कहना है कि मखसूस हालात के बायस तलबा को रियायत देने में कोई हर्ज नहीं है। पंजाब इस बारे में क्या सोच रहा है? वज़ीर बराए हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हमायूं हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा सूरत हाल पूछ लेते हैं। बहुत से लोगों ने, यासिर साहब एक तो वेलकम आपको एक्सप्रेसो के अंदर, बहुत से लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी सवालात उठा रहे हैं लोग, तो हमने कहा कि हम आपसे बात करें। एक तो ये कि एक बात समझ में आती है, आप खुद भी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं लेकिन मकामी तालीम भी आपने हासिल की है, हमें पता है कि हमारा निज़ाम तालीम क्या है, हमारा लर्निंग सिस्टम क्या है, कितनी लैक करते हैं हम लर्निंग अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जब तलबा को पढ़ाया ऑनलाइन गया है और ऑनलाइन का मेयार क्या है ये भी हम जानते हैं, तो उसके बाद क्यों तलबा को ये ऑप्शन नहीं दी जाती कि उनके एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएं? देखिए, एक चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि आप तालीम चाहे ऑनलाइन करें या फिजिकल करें, एंड ऑफ द डे आपने सीखा क्या है, मैटर ये करता है। और इम्तिहान इस चीज़ का लिया जाता है कि आपने एंड ऑफ द डे क्या अचीव किया। अगर आप जिस तरह प्राइवेट कैंडिडेट्स होते थे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के या पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो घर में बैठ के पढ़ते थे, लेकिन इम्तिहान तो फिर जाके मौके पर ही देना पड़ता है ना। तो इसमें चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि अगर तो स्टूडेंट्स ने से कम सीखा है, ऑनलाइन सिस्टम ठीक नहीं थे और they were only able to achieve 30 या 40% of what they should have achieved, तो उसका तो हल ये है कि आसान पेपर्स दिए जाएं। उनका मुतालबा मेरे ख्याल में अगर वो ये रखते हैं कि हमें थोड़ा सा पेपर्स में आसानी दी जाए या जो करिकुलम कम पढ़ाया गया उसको टेक केयर किया जाए, बजाय कि ये इंसिस्ट करने के कि इम्तिहान भी ऑनलाइन दिए जाए, तो ये ज़्यादा लॉजिकल होता। ठीक हो गया। अच्छा यस साहब, साथ साथ अगर हम वाइस चांसलर्स के हवाले से बात करें तो उसमें भी हमें कुछ तकसीम नजर आती है, कुछ इस हक में थे, कुछ उसके अगेंस्ट थे, तो हुकूमत इस तरह सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगी? देखिए, आपका जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर एसेंशियली ऑटोनमस बॉडीज। आप एक चार्टर जब उनको देते हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना लॉ होता है, और जो फेडरल जो हायर एजुकेशन कमीशन है HEC, उसका वो एक रोल प्ले करती है उसको करने में। ठीक है, लेकिन जब मामला ये होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑटोनमस हैं यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ और तलबा के दरमियान खासतौर पे निजी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो उसमें फिर आपका इदारा अपना किरदार अदा करता है, और आप इसीलिए एक मसालती किरदार अदा करते हैं। एक तो आप वो मसाले क्या ऐसे कर रहे हैं कि पंजाब मेरा यार सुन, एज ए गवर्नमेंट तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक रोल आता है, लेकिन जो लॉ को अपने हाथ में लेने का है ना जी, ये फिर लॉ डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस का, लॉ का। हाँ, अगर नेगोशिएट कराने के लिए हम फैसिलिटेट कर सकें तो जरूर हमें करना चाहिए, करेंगे भी। जब ये एहतजाज शुरू हुए तो मैंने बहुत सारे वाइस चांसलर हज़रात जो कि डायरेक्टली हमारे एम्बिट में आते थे, उनसे रब्ता किया और उनसे डिस्कशन की
अक्सरियत ने एग्री कर लिया कि ठीक है हम कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई कैन नॉट फोर्स देम। कोई ऐसा रोल लॉ में नहीं लिखा जिसमें पंजाब का हायर एजुकेशन जो मिनिस्टर है वो किसी किस्म का उसका एक्चुअली रोजमर्रा के मामलात में दखल देने का, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल कोई रोल नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज का मैं प्रो चांसलर हूँ, उन तमाम यूनिवर्सिटीज में तो ऑनलाइन वो ले रहे हैं इम्तिहान, लेकिन उसमें ज़ाहिर प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, जब अक्सरियत ने एग्री कर लिया तो फिर एक तो मसला क्या है? दूसरा मेरा यहाँ पे पॉइंट ये था कि ये मामला सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। कुछ दिन पहले हमने नमल के स्टूडेंट्स को देखा, वो एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। फिर लाहौर कल यूसीपी हमने देखा, जो निजी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऑब्वियसली उसका भी एक चार्टर तो है, वो भी एक लॉ के अंडर तो आती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के ज़ेर असर। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर आप इसको हल क्यों नहीं कर देते? तलबा को कल भी बहुत से तलबा को मारा गया, और ये सिर्फ लायक या नालायक तलबा का मामला यासिर हुमायूं साहब नहीं है। आपको पता है, जब सभी तलबा रोड पे हैं, इसका मतलब है उनका कंसर्न है तो वो रोड पे हैं। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है हजारों में, बल्कि यूसीपी में तो 30-40 हजार है, उसमें से अगर 700 आए हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सभी रोड पे हैं। एक तादाद थी, अगर वो एहतजाज को पुरअमन रखते तो मेरा ख्याल है ये इशू ना होता। वैसे मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है कि किसकी गलती है, ये तो जाहिर है अब लॉ फैसला करेगा। पुरअमन एहतजाज का हक तो होता है जब आप इवन आप कहीं फर्स्ट वर्ल्ड में चले जाएं तो लोग सड़कों पे आते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब वो वायलेंस की तरफ जाता है तो फिर ऑब्वियसली पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, और पुलिस का काम है कि चाहे वो स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी हो। नहीं, लेकिन मसला पता है राज साहब, मसला पता है क्या है? मसला ये कि एक जाने भारत में किसानों के हवाले से टॉप ट्रेंड चल रहा था कि उनके साथ स्टेट ज्यादती करी है, और एक जाने जो भी हकीकी पिक्चर है वो आपको मालूम होगा, एक जाने हमारा ट्रेंड चल रहा था जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। इट्स सो अनफॉर्चुनेट, ये हमारा फ्यूचर है ना, और आप तो यूथ की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा जस्टिफाई होना चाहिए मामले को, चाहे गलती जिसकी भी है, लेकिन स्टेट माँ की तरह होती है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप हमें जरा यकसा निसाब तालीम के हवाले से भी बता दें, इसके ऊपर भी आपकी गवर्नमेंट काम करी थी, कहां तक पहुंचा है मामला? इट्स बीन 3 years टू योर गवर्नमेंट। जी, हमने बेसिकली जो प्राइमरी है क्लासेस, उनके लिए एक करिकुलम की आउटलाइन और डिफाइन कर दी कि इसके अंदर पढ़ाना है। जो भी किताबें प्राइवेट सेक्टर भी अगर छापेगा या कोई भी छाप सकता है, उसको उनको उस गाइडलाइंस के अंदर रहना पड़ेगा, या वो जो चीजें उसमें डिफाइन की गई हैं उनको कवर करना पड़ेगा। और अगर कोई भी पब्लिशर किताब छाप सकता है, लेकिन इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय दैट। ठीक है। और इन द एंड आप ये भी बता दीजिए कि अब ये मामला क्या मजीद किसी एहतजाज की सूरत में हमारे सामने आएगा? आपके पास कोई लायामल है? सिंस यू हैव सेड अक्सरियत बीसीस की मुत्तफिक है कि इम्तिहान ऑनलाइन होने चाहिए। जो इंतजामिया है, क्योंकि गवर्नर साहब इज द फिगरेटिव हेड इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी, तो उन्होंने भी नोटिस लिया हुआ है, और वो कल भी इन टच थे। ये कल तो अनफॉर्चुनेट वायलेंस की तरफ एक वाकया चला गया, बाकी तो एहतजाज पुरअमन ही था। तो होपफुली आज कल में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये सॉर्ट आउट हो जाए। बहुत शुक्रिया यासिर हुमायूं साहब कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया, यकसा निज़ाम के हवाले से भी अपडेट किया। उसके साथ साथ अभी जो यूनिवर्सिटीज़ का मामला है, इस पर कुछ जल्दी सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कल हमने वायलेंस देखा एहतजाज में, और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया तलबा के ऊपर, वो भी एक मतलब पंजाब पुलिस थोड़ा सा तलबा में और आम लोगों में जो डिफरेंस होना चाहिए कर ही लें। अब ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। और अब क्रिकेट, बिल्कुल बात करेंगे कराची टेस्ट की। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट नेशनल स्टेडियम में जारी है, और मैच के पहले दिन अगर बात करें तो बॉलर्स छाए रहे और विकेटों की कह रहे झड़ी सी लग गई। जनूबी अफ्रीका 220 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। यासिर शाह ने 3, नमान अली और शाहीन अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि पहले दिन खेल के इख्तिताम पर कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 33 रन बनाए हैं। नहीं, माशाल्लाह वाली बात नहीं थी। 4 विकेटों के नुकसान में 33 आबिद अली की बात करें तो 4, इमरान भट्ट जिनका डेब्यू हुआ था 9, बाबर आजम 7 और शाहीन अफरीदी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। अजहर अली की बात करें और फवाद आलम की बात करें तो रन बनाकर 5-5 पर वो मौजूद रहे विकेट पे, और पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 187 रन दरकार हैं, जबकि अभी माशाल्लाह 6 विकेटें बाकी हैं, या माशाल्लाह कहना। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, बल्कि हमारे साथ तज्जियाकार है मिर्जा इकबाल बेग। किसी तारुफ के बता दिए मिर्जा साहब, पहला दिन बॉलर्स के नाम रहा और जनूबी अफ्रीका की टीम ने 220 रन बनाए, हमारे पास माशाल्लाह अभी 6 विकेटें हैं, क्या लगता है?
बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, और सुबह बखैर इमरान और अरमला, आप दोनों को। बहुत शुक्रिया। पोजीशन बड़ी नाजुक है हमारी, क्योंकि कल 14 विकेटें गिरी और नेशनल स्टेडियम कराची की तारीख में 1955 से यहाँ टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। ये दूसरा मौका था जब किसी टेस्ट मैच के पहले दिन 14 विकेटें गिरी। अच्छा। इससे पहले 2006 में इरफान पठान ने जब हैट्रिक बनाई थी भारत के पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस वक्त 14 विकेटें गिरी थी। लेकिन जो विकेट का बिहेवियर है कि गेंद थोड़ी नीचे रह रही है, गेंद स्पिन भी हुई, ऊपर की जानिब भी उठकर आ रही है, तो ये एक डिफिकल्ट विकेट हो गई है बैट्समैनों के लिए। और अब पाकिस्तान का तमाम तर दारोमदार 3 बैट्समैनों पर होगा। अभी अजहर अली और फवाद आलम तो क्रीज पर मौजूद है, और इसके बाद मोहम्मद रिजवान जो फॉर्म में है, न्यूजीलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्हें आना है। तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अगर साउथ अफ्रीका ने 80 या 90 रन की लीड ले ली तो पाकिस्तान के लिए, चूंकि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस टेस्ट मैच में। कल नुमान अली ने 34 बरस 111 दिन की उम्र में पाकिस्तान की जानिब से अपना टेस्ट करियर शुरू किया। जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो पाकिस्तान के चौथे मौमर तरीन क्रिकेटर बनेंगे जिन्होंने इस उम्र में अपना करियर शुरू किया। सबसे ज्यादा उम्र में जो था वो 37 बरस 284 दिन की उम्र में मीरा बख्श मरहूम ने अपना करियर शुरू किया था। लेकिन नुमान अली ने कल 2 विकेटें ली और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। मिर्जा साहब, आपने उनके साल और उनके दिन भी गिने मतलब माशाल्लाह। मिर्जा साहब, आज हमारा लगता है सेगमेंट माशाल्लाह के नाम से होना चाहिए। खैर, एक तो कल आपने भी बल्कि बड़ी तारीफ, डोमेस्टिक में नो डाउट बड़ा अच्छा खेले भी इमरान बट, लेकिन नाकाम हो गए। और कैप्टन भी हमारे बाबर आजम भी नहीं चले, कैप्टनसी का प्रेशर था, थोड़ा ब्रेक के बाद आए हैं, नहीं खेल पाए थे न्यूजीलैंड के अंदर बाबर, ये वजह रही बुनियादी तौर पे बाबर और इमरान बट पे जरा अपना तजिया में दीजिए। देखिए, इमरान बट को गेंद एक बड़ी अच्छी पड़ी, जो गेंद रबादा की पिच पर पड़कर बड़ी तेजी से ऊपर की जानिब आई और उनके ग्लव्स को लेती। उन्होंने प्लान सेट किया था, कप्तान क्विंटन डिकॉक ने फॉरवर्ड शॉट लेग पर पोजीशन पर फील्डर मौजूद था, वो आउट हुए। और बाबर आजम, थोड़ा सा प्रेशर तो था, लेकिन उनका जो बॉलर है लेफ्ट आर्म स्पिनर कैशिफ महाराज, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और बाबर को एक स्ट्रेटर डिलीवरी पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। तो बाबर को अब सेकंड इनिंग्स में एक जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग इमरान बाबर आजम के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। और कल पहला दिन था, अब आज देखते हैं दूसरे दिन क्या होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान ने, जो मैंने कल आपको याद होगा कहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले खुद बैटिंग करेगी, और वही हुआ। और यहाँ की विकेट मैंने बोला था बेजान है, वो वाकई में बेजान विकेट है। कुछ गेंदें ऊपर की जानिब उठकर आ रही है। एनीवे मिर्जा साहब, ये हाई स्कोरिंग मैच तो हमें लग नहीं रहा है। अगर इन केस 80 90 100 की लीड ले भी लेती है साउथ अफ्रीकन टीम, जिसके चांसेस लग भी रहे हैं फिलहाल, अल्लाह करे ना हो, तो हाई स्कोरिंग मैच तो ये नहीं है। इसका मतलब है अगर 3-100 ओवरऑल हमें चेज करना पड़े तो मुश्किल हो सकती है हमारे लिए, ये कह रहे हैं? बिल्कुल इमरान, लोगों का तो यही ख्याल है क्रिकेट के माहिरीन कि शायद ये मैच चौथे दिन ही खत्म हो जाए। तो चेस करना पाकिस्तान के लिए, आपको पता है कि चेस करने में हम माशाल्लाह, आप लोगों का सेगमेंट भी आज माशाल्लाह है, तो चेस करने में हम माशाल्लाह जो है वो बहुत ही ज्यादा होनहार और बड़े ही कॉम्पिटेंट हैं। तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए चौथी इनिंग्स में चेस करना। इस माशाल्लाह से याद आ रहा है कि अभी माशाल्लाह 6 विकेटें हैं, थोड़ा होपफुल तो रहने दें। इमरान जो सुबह सुबह बड़ी मायूसी की बातें करते, आप जरा उम्मीद दिलाएं आज दूसरा दिन हम कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, हकीकत को हकीकत की निगाह से देखना चाहिए अरमला, जो फैक्ट है उस पर जरूर जाना चाहिए। हाँ। हम एज अ पाकिस्तानी, आपकी मेरी इमरान की सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अगर हम देखें तो वाकई में मुश्किल है। क्योंकि 3 बैट्समैनों के मैंने नाम लिए, इसके बाद फहीम अशरफ आएंगे, हसन अली, यासिर शाह, शाहीन आफरीदी और नुमान अली। तो पाकिस्तान के ये 3 बैट्समैन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने शुरू में पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरती है, ये दोनों खड़े रहते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए चांसेस होंगे कि 220 के नजदीक पहुंच जाए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आप भी स्टेडियम जा रहे हैं, हम आपसे फिर कल अपडेट लेंगे। आज के हवाले से बहुत शुक्रिया कि आपने जितवा के या सूरत हाल बेहतर करवा ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे। जी आगे बढ़िए और हम बात कर लेते हैं। मिर्जा साहब से हमारी बात हो रही थी, मजाक अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारी बेस्ट विशेष जरूर है, अच्छा परफॉर्म करें। अब बात कर लेते हैं मुमताज सहाफ़ी, मुसन्निफ, फिल्म साज और डायरेक्टर अली सुफियान आफाकी साहब की, जो कि इस सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता है, फिल्म साजी से वाबस्ता हैं। वो इनकी खिदमात को जानते हैं। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और ये कैसे हो सकता है कि हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश ना करें। वी हैव अ डिजिटल रिपोर्ट अबाउट आफाकी साहब, आपको दिखाते हैं।
अली सुफियाना फाकी के हवाले से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और अभी मैं उनकी रिपोर्ट के उसके हवाले से पढ़ भी रहे थे कि जो फिल्मी सफ़ा है बेसिकली अखबार में उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले ये थे और अब हम देखते हैं कि हर पेज हर न्यूज़पेपर पे एक फिल्मी सफ़ा होता है जिस पे प्रॉपर शोबिस के हवाले से खबरें दी जाती हैं। और जो भी लोग, जैसा कि मैंने बिल्कुल अपने इब्तदाई में कहा, इनको अवार्ड्स भी दिए गए और जो भी लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं सिंस 1933 इनकी बर्थ के बाद, इनको एक जब इन्होंने अपनी सहाफ़ती करियर को डेवलप किया उसके बाद अब तक जितना भी इन्होंने काम किया, आई मीन अपने इंतकाल तक, उसको आज तक याद रखा जाता है और बहुत तारीखी अल्फाज के अंदर याद रखा जाता है। कुछ शख्सियात ऐसी हैं पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर जिनकी खिदमात यकीनी तौर पर ऐसी हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनमें आफाकी साहब का नाम भी हमेशा रहेगा और ख़ास तौर पे जब हम शोबिस की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो उसके पायनियर्स में से हैं सुवी तौरत बैरर के को, और इनको कई अवार्ड्स भी मिले हैं इस हवाले से। आज हमने उनको एक्सप्रेसो पर ट्रिब्यूट भी पेश किया। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद दूसरे घंटे में एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है सेगमेंट्स की शक्ल में और भी। एक बहुत अच्छा सरप्राइज वंस अगेन। ओह यस, सरप्राइज बहुत अच्छा है। हाँ, बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नामवर एक ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर न सिर्फ उसको हमारी जनरेशन से मुतारिफ कराया बल्कि उनका शुमार पाकिस्तान में तजरीदी मुसव्वरी के हवाले के साथ साथ खत्ताती के बानियों में होता है। हम शाकिर अली साहब की बात कर रहे हैं। उन्हीं के नाम से मंसूब, उन्हीं के आर्ट से मंसूब एक ज़बरदस्त म्यूज़ियम है जिसे शाकिर अली म्यूज़ियम कहा जाता है। हिना न्याज़ी वहाँ पे गई मेरा पाकिस्तान सेगमेंट के अंदर और उनकी इस रहायशगाह को उन्होंने कैसे आप तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ सेगमेंट और इन्फॉर्मेशन की सूरत में आप तक पहुँचाना है, आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान विद हिना न्याज़ी, शाकिर अली म्यूज़ियम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, हम मेरा पाकिस्तान में आपके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई म्यूज़ियम लेकर आते हैं। आज भी हम एक बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत घर के बाहर मौजूद हैं जिसको अब शाकिर अली म्यूज़ियम का नाम दे दिया गया है। तो आइए चल के करते हैं सैर शाकिर अली म्यूज़ियम की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, इस वक्त हमें इस म्यूज़ियम की डायरेक्टर फातिमा सलमान साहिबा ने ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री क्या है। जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इतना खूबसूरत म्यूज़ियम है और नैयर अली दादा साहब ने इसको बनाया। What is so exclusive about him? उनकी बिल्डिंग्स में उनकी जो कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, क्या ऐसा है जो उनको बहुत एक्सक्लूसिव या बहुत इनोवेटिव होता है उनकी बिल्डिंग्स में? नैयर साहब के काम से जो आपको तासुर मिलता है ना, उसमें बड़ी वुसअत है, यू नो, डिज़ाइन में वुसअत है। एवरीथिंग इज सो स्पेसी, स्प्रेड आउट। मैं कमिंग टू दिस म्यूज़ियम, द वर्क इज़ वेरी नाइस इन टर्म्स के इमारत का जो स्ट्रक्चर है और जो मटेरियल यूज़ किया है वो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ पूरे लाहौर में। वो हेरिटेज और हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखें तो हमें ऐसी ही ब्रिक्स नज़र आती हैं और जब अंदर आते हैं तो ये बड़ा एक मॉडर्न एंड बड़ा एक स्लीक टच इसमें है। वेल, शाकिर साहब वॉज अ मॉडर्न पर्सन, मॉडर्न आर्टिस्ट। मॉडर्न आर्ट उन्होंने पेंट किया, उन्होंने सीखा और उनकी ज़िंदगी भी बहुत ही उस तरीके से चल रही थी जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, जर्मनी में गए और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यू कैन से यस, वो तो आना था। और जिस तरह से नैयर साहब उनके स्टूडेंट थे, नैयर साहब को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुझे अपना घर ऐसे तो घर था और घर में लॉबी, गैलरीज, स्टडी, लाइब्रेरीज, वर्क एरिया एंड बहुत अच्छा उन्होंने उनके लिए प्लान किया। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न आर्ट, लाइक यू नो द गोथिक है इसमें टच, बिल्कुल, जो आपको चर्चेस में नजर आता है। आर्चेस, इट्स मिक्स्ड विद द सवाती डिजाइन, सवाती जो पैनल्स है इनके, इंट्रिकेट डिटेल्स इस पे अगर देखें तो कितनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें उनका अपना पैशन शामिल था, जो उनकी पसंद थी, जो वो अप्रिशिएट करते थे। उनके म्यूजियम में झलक नजर आती है। जी, उन्होंने अपना फर्नीचर भी खुद डिजाइन करवाया। ये अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे जितना फर्नीचर है ज्यादातर का जो कलर है वो ब्लैक ही है। दरवाज़ों के साथ एक सीक्वेंस चल रहा है। डाइनिंग टेबल जो है बड़ा गोथिक स्टाइल का है, बड़ा डिफरेंट है। इन 60s एंड 50s मॉडर्न टच भी है
जो एक्सप्रेशन है वो शाकिर साहब की शख्सियत का हिस्सा है। क्या ये रखा हुआ है? उनकी फैमिली का कुरान है जो उनकी फैमिली में पास हुआ है फ्रॉम एक जनरेशन टू अदर generation, जनरेशन। okay. और शाकिर साहब क्योंकि कलेक्टर थे जी। तो उनको ये आगे से कुरान मिला था इन हर फैमिली एंड दिस इज लाइक रिटन इन 1594। फातिमा ये क्या है? मुझे कुछ यहाँ पे स्पून्स नजर आ रहे हैं। जी, ये उनकी पर्सनल कलेक्शन थी कटलरी की। अच्छा। एंड इट इज द बुधा सीरीज थी। जी जी जी, देखिए ना उसके ऊपर वो बुधा बना हुआ है। जी है। बिल्कुल। कलेक्शन उनका एक हॉबी थी। हॉबी थी। डिफरेंट चीज़ें में हमें नजर मतलब आप देख सकते हैं फ्रॉम टेक्सला देयर सिल्वरवेयर जो उनके घर की चीज़ें हैं। जगह जगह से उन्होंने हर जगह ट्रैवल करते थे, कलेक्ट करते थे। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताओ कि इनको फिर प्रिजर्व कैसे किया जाता है? इनको इस तरह से इतनी अच्छी कंडीशन में कैसे रखा हुआ है? एक म्यूज़ियम का हमारा स्मॉल बजट होता है रिपेयर मेंटेनेंस का। हम इनको पॉलिश करवाते हैं, हम चीज़ों को ठीक रखते हैं, हम उनके कपड़े ड्राई क्लीन करा के रखते हैं। एवरीथिंग वी आर रिस्पॉन्सिबल, ताकि हमसे आगे जो जनरेशन वो भी जो कि शाकिर साहब को जानना चाहेगी इन अदर 10 to 15 years, तो उनके लिए चीज़ें वैसे ही हम महफूज रखें जिस तरह से सही। हमें रखना अच्छा फातिमा, चाहते हैं। ये बहुत खूबसूरत मुझे एक कप नजर आ रहा है, मुझे इसके बारे में बताओ। मतलब ये क्या शाकिर अली साहब का कप हाँ जी है? बिल्कुल, उनकी कलेक्शन के किचन से लिया गया, प्लेटें, ट्रॉली, हर चीज़। अब खूबसूरत। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने दूर से इसको देखा तो मुझे लगा कि कुछ एप्लिक वर्क हुआ हुआ है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है। एनसीए के प्रिंसिपल भी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे और जिसमें सईद अख्तर साहब भी शामिल हैं और नैयर साहब भी हैं एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जी। जो एनसीए के लास्ट प्रिंसिपल थे उनके साथ तस्वीर, इसमें नैयर साहब भी खड़े हैं। जी 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 जी। तो ये जो पीढ़े आप देख रही हैं ना, ठीक जी है। बिल्कुल, ये वही पीढ़े और चीज़ें और जो कप आप देख रही थी, कब देख This रही probably हूँ? I from- can see it, I can spot it It's here. here, it's here, Yeah. बिल्कुल। ये एनसीए की फैकल्टी थी उस ज़माने में, ज़बरदस्त, तो उनके साथ है। ज़बरदस्त। While he was there also, he was making a speech with जिसमें सारी एनसीए की फैकल्टी 1966, 67, 68 जब वो प्रिंसिपल अच्छा, रहे। ओके। ये आई थी फरादीपा, जी जी। ईरान की जो थी ना प्रेसिडेंट थे शाह ईरान की मिसेस, तो एनसीए में उनका इस्तकबाल किया गया था। ज़बरदस्त। एंड ही वाज देयर। वेरी मतलब इन तस्वीरों को देख के लग रहा है वाकई के इट वाज अ वेरी रीगल टाइम। वेरी बिल्कुल। और फातिमा, व्हाट एरिया इज दिस? व्हाट प्लेस इज दिस? ये इनका बेडरूम है। अच्छा, ओके। शाकिर साहब की तस्वीरें मुख्तलिफ आर्टिस्टों के जो उस ज़माने में बहुत एक्टिव थे Active पेंटिंग थे, में। जी जी, बिल्कुल। उनके साथ तस्वीरें हैं। और पिक्चर्स में ही लुक्स वेरी स्टाइलिश, मतलब बहुत स्टाइलिश थे वो। हाँ उनकी जी, ड्रेसिंग हाँ, सेंस से उनकी ही dressing sense, आइडिया हो very रहा है कि- European। अच्छा, ये क्या है फातिमा? ये मुझे बताएं। इसकी सवाती काम एम्ब्रॉयडरी का, ही जी, वाज सवाती कलेक्टिंग काम दीज है। बिग वॉल हैंगिंग्स। और फातिमा, जो ये है इसको शायद रिली कहते हैं, if I'm हाँ जी, not हाँ जी, wrong। हाँ जी, हाँ जी। फातिमा, अब आप हमें इस म्यूजियम के बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो इसका एरिया हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वो हमें दिखाएं। शैंडलियर सो ब्यूटीफुल, वेरी क्लासी। ये उनका ही खरीदा हुआ है? जी, उनका ही लगाया हुआ है। ये क्या है फातिमा? इनके लेटर्स हैं जो उन्होंने एज प्रिंसिपल ऑफ एनसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लिखे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को लिखे। Certificate of vaccination, okay. बिल्कुल, इवन दैट इज देयर। Yeah. और उनका पासपोर्ट है, उनका आईडी कार्ड है, उनका सेंसरशिप फिल्म एक्ट का एक कार्ड है। कार्ड है। देन ये इंडिया वाला पासपोर्ट भी है, अच्छा, इंडिया वाला पास। ये हिंदी में लिखा हुआ है। और इस साइड पे आ जाएं तो क्या है कि कैप्स हैं? जी, उनके मेडल्स हैं, Medals ये उनका तमगा इम्तियाज है। इम्तियाज है, बिल्कुल। ये उनकी कैप्स हैं, बेरीज हैं, ये कोई सवाती टोपी है। हमने कोशिश की है कि हम उसको जिस अच्छे हाल में रख सकें। अच्छा, ये आर्चेस जो मुझे नज़र आ रही हैं फातिमा, इनके पूरे म्यूजियम में ना, अगर हम विंडोज़ भी देखें, इनके डोर्स भी देखें, तो ये एक आर्चेस Arches are taking over the building because the building has made in a very cylindric kind of a design, Yeah. square and cylinders. Yeah. So obviously ये जो arches हैं उसको complement करते हैं। फातिमा, अगर इस तरफ आए तो यहाँ पे मुझे एक वॉच नज़र आ रही है, कुछ जी। टाइल्स, कुछ ग्लासेस मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहे शाकिर हैं, साहब के medals। ग्लासेस, शाकिर साहब की हैंड रिटन डायरी ऑफ एड्रेसेस, ये शाकिर साहब की मेडल्स,
और वॉच एंड द टाई वी यूज्ड टू वेयर, ये सब डिस्प्ले की गई हैं। फातिमा, अब इस म्यूजियम की आप हमें आर्ट गैलरी भी दिखाएं। जी प्लीज़ आइए। जी, शाकिर साहब का काम जो है यहाँ पे जो वाओ। डिस्प्ले हुआ है, ये 50s का भी है, कुछ 60s का भी है, अर्ली 50s का ये है, क्योंकि यू कैन सी द कलर एंड शेड्स वर वेरी डिफरेंट। या दिस वाज मेड इन 1952। Okay. इट्स अ स्टिल लाइफ। ऑयल ऑन कैनवस। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि 1952-53 में जो काम किए थे, द कलर टोन्स वर वेरी डल, वेरी मडी, वेरी यू कैन से हैड अ सीरियस आउटलुक। Even without having no fans, it's very airy, very spacey. फातिमा, ये इतना खूबसूरत एरिया है, यहाँ पे तो सुबह सुबह इंसान उठे, न्यूज़पेपर पढ़े, कोई मैगजीन पढ़े, कोई चाय का कप हो। This place, this area is like so beautiful. Wow. I'm awestruck. एक्चुअली शाकिर साहब यहाँ पे रह के ये सारा सिनेरियो जैसे वो चाहते थे एंजॉय कर चुके हैं। यहाँ चाय का कप लेके भी प्रॉब्ली खड़े हो चुके हैं। It's left for us व्यू to इतना enjoy. खूबसूरत है, अगर आप सुबह सुबह उठें, वो सेरेनिटी, वो आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। यू कैन राइट, यू कैन पेंट, यू कैन डू एनीथिंग। और अब फातिमा, आप हमें इस म्यूजियम के किस हिस्से की सैर करा रही हैं? आपको मैं शाकिर साहब की स्टडी पे लेके जाती हूँ। ज़बरदस्त। You can find out how he worked, what kind of books he kept. Okay, okay. आइए please. Okay, so this is study area. बिल्कुल, ये फातिमा, ये क्या है? शाकिर साहब के पेंट, ब्रशेस, उनके टूल्स, उनकी कलेक्शन थी बुक्स की जो वो पढ़ते थे, रीड करते थे, इंस्पायर होते थे, मोस्टली अबाउट हिस्ट्री, मोस्टली अबाउट आर्ट, मोस्टली अबाउट कल्चर। एंड सिंस ही वाज बोर्न इन इंडिया, तो उनके अंदर एक डाइवर्सिटी थी, रिलीजन, आर्ट, कल्चर। उनके लिए इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी थी, ऑफ बिकमिंग हाउ व्हाट ही बिकेम लेटर ऑन एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज एन आर्टिस्ट। मतलब हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, म्यूजिक, फूड, आर्किटेक्ट, हर चीज़ की एक झलक नज़र आती है जब हमने उनकी एक स्टडी रूम का जो उनकी है वो पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत एक कॉम्बिनेशन थी। इंटरेस्टिंग। फातिमा, ये तो लग रहा है कोई कैसल है। जी, कोई बिल्कुल। प्रिंसेस यहाँ से अभी आएंगी। It's ब्यूटीफुल। a great view, बिल्कुल। It's part of the building. I said कि there is a and जो सिलेंडर शेप है, Yeah. ये इस बिल्डिंग के डिफरेंट कॉर्नर्स में सपोर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच फातिमा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एनी टाइम प्लेजर। नाज़रीन, मैं और फातिमा तो जाके पीने लगे हैं गर्मा गर्म कॉफी। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट साइंस एंड टेक की। आपको पता है इमरान, हमें व्हाट्सएप पे इतने अच्छा रिस्पांस और इतने ज़बरदस्त क्वेश्चंस आते हैं, तो आज वकार अहमद मलिक उन्हीं सवालात के कुछ जवाब देने वाले हैं हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको नंबर नज़र आ रहा है व्हाट्सएप, इस पे अपनी फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। इसी व्हाट्सएप पे हमें एक दो चीज़ें इस तरह की मौसूल हुई जिसमें पूछा गया कि परसेवरेंस जो है, जो कि एक रोवर है जो मार्स पे जा रही है, इस वक्त तक पहुंची नहीं है। जुलाई में उसने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, फरवरी में 11 फरवरी को उसने पहुंचना है। इस पे बात की जाए, ये जो रोवर है ये इस वक्त 11 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है। फरवरी को इसने लैंडिंग है, इसकी मार्स पे इसकी एंट्री है और उसके बाद ये वहाँ पे तहकीक के हवाले से एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। ऑलरेडी क्यूरियोसिटी मौजूद है जिस पे 17 कैमरास थे, इस पे मोर देन 20 कैमरास हैं और डेफिनेटली इसकी टेक्नोलॉजी है वो कहीं से कहीं आगे की है। इसमें एक माइक्रोफोन भी लगाया गया है ताकि ऑडियो की शक्ल में, ऑडियो की सूरत में यहाँ पे जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जो साइंसदान बैठे हुए हैं, वो उसकी आवाज़ सुन सकें उस रोवर की उस वक्त जब वो वर्किंग कर रही होती है, काम कर रही होती है, ताकि उस आवाज़ की मदद से भी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है कोई भी तकनीकी, तो उसको भी ठीक किया जा सके। और इसका मतलब ये है कि ये आवाज़ हम भी सुन सकेंगे, क्योंकि नासा मार्स के हवाले से जो भी तहकीक आवाज़ को मौसूल होती है, जो भी इमेजेस मौसूल होते हैं,
वो नासा अपनी वेबसाइट पे मार्स के हवाले से उसने एक अलहदा पूरा शोबा है जहाँ पे आप जाके ये तस्वीरें और ये तमाम चीज़ें जो हैं तहकीकी मवाद देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत जल्द हम इसकी आवाज़ भी सुनेंगे परसेवरेंस की, जब वहाँ पे ये काम कर रही होगी। ये तकरीबन 84,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रही है। और ये जो रोवर है इसके हवाले से आप ज़रूर जाइए नासा की वेबसाइट पे, जहाँ पे रोवर का अपना एक अलग पेज है। वहाँ पे आपको लाइव पता चलता रहेगा कि इस वक्त ये इसकी पोजीशन क्या है, इस वक्त इसकी स्पीड क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है और कितना ये डिस्टेंस जो है वो तय कर चुकी है, और रिलेटिव टू सन जो है इसकी जो स्पीड है वो क्या है। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ से मिलती रहेगी। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ जो मुझे बड़ी फैसिनेट किया कि वहाँ पे आप इसकी ट्रेजेक्ट्री देख सकते हैं, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है क्योंकि मार्स जो है वो आप जानते हैं कि 600 से ज़्यादा दिनों का उसका एक साल है। जब इस रोवर को लॉन्च किया गया तो उस वक्त जो डिस्टेंस था अर्थ और मार्स का वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा था, यानी ऑर्बिट में मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये नज़र आ रही अर्थ और मार्स। और उसके बाद जब ये लॉन्च करने के बाद ये फरवरी में जब पहुंचेगी वहाँ पे एंट्री करेगी, लैंड करेगी वहाँ मार्स पे, तो उस वक्त आप देखिए कि एग्जैक्टली उन दिनों में मार्स और अर्थ का आपस का जो डिस्टेंस है वो क्या है और ऑर्बिट पे किस सतह पे किस लेवल पे इस वक्त ये मार्स और अर्थ होंगे फरवरी में। सो इसके अलावा जो है वो रोवर को समझाने के लिए इस वेबसाइट पे बहुत कुछ है, और वो आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए और आप ख़ुद भी देखिए कि एक रोवर जो है वो किस तरह बनाई जाती है। बिल्कुल एक आप इंसानी जिस्म को अपने ज़हन में रखिए तो उसके अंदर आपको टेम्परेचर कंट्रोल भी मिलेगा, यानी टेम्परेचर को उसने कंट्रोल करना है उस रोवर ने, अपने इनसाइड और बाहर जो भी है चीज़ों को कंट्रोल करना है। उसका एक नेक होता है, उसका एक हेड होता है, यानी उसका एक कंसेप्ट है पूरा नेक और हेड का। और इसके अलावा उसमें कैमराज मुख्तलिफ यानी इस तरह लगे होते हैं जिस तरह ह्यूमन देखता है, यानी जिस तरह इंसानी आँख देखती है या इंसान देखता है, बिल्कुल इसी अंदाज से उसके ऊपर जो है कैमरास लगाए गए हैं। फिर उसकी जो कैमरास हैं उनको हम आइज़ कह सकते हैं, और ईयर्स भी अब उसमें शामिल कर दिए गए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसकी माइक्रोफोन वगैरह उसमें लगाया गया है। इसके अलावा उसके जिस तरह हमारे आर्म्स एंड हैंड वगैरह का एक कंसेप्ट है, बिल्कुल इस तरह रोवर का भी है। तो उसमें क्या किया गया है वो ज़रूर देखिए। और मोबिलिटी के लिए उसने मूव करना है तो जिस तरह हमारे पाँव हैं इस तरीके से उसके वो जो पहिए हैं वो हैं। और फिर इसका इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर जो उसने लेनी है वो किस तरह लेनी है, ये तमाम चीज़ें पार्ट बाय पार्ट जो है वो बहुत खूबसूरती से वहाँ पे समझाई गई हैं। इसके अलावा जो क्यूरियोसिटी थी जो कि 2011 में गई थी रोवर, वहाँ पे अभी भी काम कर रही है, उसका मिशन क्या था और इसका मिशन क्या है, ये तमाम मिशन जो हैं आपको नज़र आएंगे कि कैसे उन्होंने उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ यानी 4 टॉप प्रायोरिटीज़ वो क्या है, उन्होंने किस तरीके से मार्स पे जो है वो किस नौइयत की रिसर्च करनी है, किस नौइयत की रिसर्च अब तक हो चुकी है और जो रिसर्च हो चुकी है उस पर किस तरह के नज़रियात जो हैं वो हमने वज़ा किए हैं। ये तमाम चीज़ें क्यूरियोसिटी जो इमेजेस भेज रही है, ये वाली जा रही है रोवर, ये जो इमेजेस भेजेगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नासा की जो है वेबसाइट उस पर आप देख सकते हैं। और स्पेशली मार्स की वेबसाइट पर ये जो पेज है इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और लम्हा ब लम्हा आगाह रहिए कि इस वक्त परसेवरेंस जो है वो किस मकाम पे है, कब इसने लैंड करना है और उसके बाद इसने क्या क्या करना है, और जो तस्वीरें और जो कुछ भेजेगी उससे हर वक्त अपडेट रहिए और अपने बच्चों को अपडेट रखिए ताकि उनके अंदर स्पेस साइंस के हवाले से शौक़ पैदा हो, खला में जाने का शौक़ पैदा हो और खला में तहकीक करने का और खला पर तहकीक करने का शौक़ पैदा हो। देखते रहिए साइंस एंड टेक। एक्सप्रेसो। और अब वक्त आ चुका है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज से ही, उस सरप्राइज को रिवील करने का। आप कहेंगे रोज कोई ना कोई सरप्राइज होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज़ दिस इज एक्सप्रेसो, वी आर एक्सक्लूसिव, यू नो। खैर, इस वक्त हम जिस शख्सियत के हवाले से बात करने लगे हैं, जिनसे आपको मिलवाने लगे हैं, उनके खानदान की बात करें तो 600 साल से फन मौसीकी से वाबस्ता हैं और ख़ुद भी क्या कमाल गाते हैं। हम असरे हाजिर की बात करें तो इससे पहले कवाली में नाम कमाया और अब गीत की जानिब आए हैं और फ्यूजन किया है मौसीकी के अंदर, नौजवानों में बेपनाह मकबूल हैं। और अब उनके नए गाने, जैसे एक नया गाना दर्द दिल दा दर्द उनका जारी हुआ, उसके साथ साथ ढोले नू काला सूट सोना लगे उनका एक गाना था जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। आप जान तो गए होंगे, मैं नाम ले लेता हूँ, शेर मियाँ दाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत आपको खुशामदीद कहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग एक्सप्रेस में आपको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। आपके दिन का आगाज़ नॉर्मली मुझे लगता है आर्टिस्ट के लिए सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है, तो ऐसा ही है आपके साथ? जब शोज़ होते हैं जिस तरह रात को और दिन को सोना होता है,
तो लेकिन आपका जो हुक्म था वो सर आंखों पे था। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारे पास तशरीफ लाए और यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगानी कैसी गुजर रही है? पिछले दिनों एक हादसा भी पेश आया और कुछ फैंस का कंसर्न भी था, कुछ ऐसी अजीबोगरीब खबरें भी आपके हवाले से आई, जरा हमें बताइए। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे नई ज़िंदगी अता की, और ये हैपन तो मेरे साथ हुआ, मिसहैप हुआ, बस अल्लाह पाक ने ज़िंदगी अता कर दी। उसके बाद ये जो नेगेटिव खबरें हैं, ये भी कहते हैं वो तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए ये चीज़ें चलती है तुझे तो, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार प्लीज़ अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, तो इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए जो नेगेटिव खबरें लगाते हैं जेलसी में, हसद में। तो लेकिन मैं तो कहता हूँ अल्लाह सबका भी भला करे। जबरदस्त खबर सुन के आगे ना आगे ना बढ़े, गलत किस्म की खबरों को अवॉइड क्या करें। अब चूंकि आपने सुबह सुबह हमें ज्वाइन किया है और माशाल्लाह यू रिकवरिंग, आप सेहतयाब हैं, आपके फैंस को आपने बहुत इंतजार कराया, हम एक्सप्रेसो के नाज़रीन को बिल्कुल इंतजार नहीं करवाएंगे और हम आपसे फरमाइश करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरा अभी नसीबा के नाम से जो इंडिया से रिलीज़ हुआ, जिसमें मास्टर सलीम, फिरोज़ खान, खान साहब, कमल खान और मेरा है, मैं उससे आगाज़ करता हूँ। ज़रूर ज़रूर। क्या बात है खान साहब, क्या बात है, खूबसूरत जिक्र भी खूबसूरत है और अंदाज तो है ही खूबसूरत। ये जो आप कवाली से आप गीतों की जानिब आए, और जैसा कि मैंने एक दो गीतों का जिक्र भी किया जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुए और उनके वीडियोस खास तौर पे नौजवानों के अंदर बड़े मकबूल हुए, ये ट्रांजिशन कैसे है? ये इस तरह के ये सडनली होता है। मैं कहता हूँ जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजना हो, पहले मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। कवाली में भी बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, लोग बड़ी इज़्ज़त से नाम लेते हैं। फिर जिस तरह 5 फिंगर इज़ नॉट सेम, तो ये एक ऑलराउंड जो होता है ना इंसान अपनी, यानी मैं हरकत करता रहता हूँ। मुझे कोई कहे ना सॉरी भी एंकरिंग का, मैं एंकरिंग भी करता लेकिन नहीं। अच्छा तो स्टूडियो में खड़ा तो मेरे ऐसे ज़हन मेरी कंपोजिशन थी, तो उस किसी ने मुझे कहा कि आप ना क्यों नहीं आजकल, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को ना थोड़ा सा महसूस करता था। ये किसकी बात करें, किस कॉम्पोजिशन? मैं ये ढोले नुकाला सूट सोना लगे, अच्छा ओके, जहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। ठीक है, तो मैं जाता था वेडिंग्स पे, तो देखता सराइकी गाने चल रहे हैं, मैं कहता यार ये भी होना चाहिए। फिर ये मैंने खुद लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 मिनट बचा ऐसे माइक पे खड़ा होके, तो ये जब पढ़ा गया, गाया गया इसको, तो सारे कहने लगे, हमारे वो अजीम भाई हैं जो अरेंजर, तो कहने लगे खान साहब द बेस्ट, प्लीज़ इसको वीडियो करें। अब मैं वीडियो नहीं कर रहा, यानी वो अपने गाना बन गया लेकिन वीडियो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी कोई और कर लेगा तो फिर करो। हाँ, यहाँ पे ये भी तो खतरा होता है, ये भी खतरा होता है। कोई और कर लेगा। तो वो अब्दुल्ला मेरा हेड ड्राइवर और भोला है, वो तो मुझे कहने लगे जी ये करें। फिर मैंने किया, तो डॉली जी की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने अच्छा खान साहब, ये हो नहीं सकता, इस गाने का जिक्र हो रहा है तो जरा 2 लाइनें अगर हो जाएं, जिन लोगों ने मजा नहीं लिया सुबह इसका जरा लो जी। कवाली बेसिकली नो डाउट एक ऐसी आर्ट है जो अब मुझे लगता है कि नौजवानों में भी उतनी ही पॉपुलर है, यानी कि एक स्पेसिफिक जो कह लें लोग उसको पसंद क्या करते हैं, अब हर तरह के लोग इसको पसंद करते हो, अब तो बाकायदा इवेंट्स होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि टाइम के साथ साथ कवाली किस तरह से रिवॉल्व हुई है, इसमें एक जिद्दत का एलिमेंट भी आया और लोग उसको अब ज़्यादा पसंद करते हैं? जी, ये उसी सवाल का जवाब है। जब अब पिछले दिनों ही लोग कहते थे कि कवाली स्टक हो गई है, तो अब ये देखें कि महफिल समा थी, अब है कवाली नाइट। बिल्कुल। अच्छा, अब कवाली नाइट क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें आई थिंक ऑल फ्लेवर इसमें शामिल है, ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल। हमद आगे नात शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक के आगे मौला पंजर पाक का जिक्र हुआ, और उसके बाद गज़लों की तरफ आ गया। ठीक है, जिस तरह तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी और हल्का हल्का सुरूर और ये सब, रश्के कमर, मेरा एक आइटम है इश्क़े मुजस्सम आ गया। इश्क़े मुजस्सम बहुत खूबसूरत, थैंक यू। अच्छा, वो जब आते गए तो एक फ्लेवर बन गया। उसके बाद सखी शहबाज कलंदर सरकार के धमाल बाबा साहब का कलाम, जिसमें हम आरफाना हज़ूर बाबा फरीदुद्दीन सरकार का कलाम, यानी कि सारे फ्लेवर एक ही वो डिश में आ गए और लोग उसको कवाली नाइट कहते हैं। क्योंकि पहले ये था कि रिलीजियस जितने भी थे वो पढ़ा जाता था, तो लोग जितने भी वेडिंग्स वाले हैं या शो करते हैं वो कहते थे नहीं ये रिलीजियस ही है यार। लेकिन अब जब अच्छा अब ढोले नुकाला सूट भी सुनते हैं। पहले जो खास साहिबान जिनके खास तौर पे खानदानी सिलसिला है, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया, बड़ा मुश्किल होता था सराइकी गानों को एक्सेप्ट करना। आप लोग एक सर्टन टिपिकल उससे निकलते नहीं थे कि क्लासिकल के जुमरे में रहना है हमने, लेकिन अब आप जो जिद्दत है उसको मानते हुए और उसको लेकर साथ चल रहे हैं। एक तो एक्सेप्टेबिलिटी कितनी मुश्किल है और इसका मौसीकी को पाकिस्तान में कितना फ़ायदा हुआ है, बड़े सगीर में ख़ास तौर पे? बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये देखें अभी ट्रेंड जो चला है कि हम अपने नेबर जो कंट्री है उसको बहुत लाइक करते थे,
अब नहीं करते। अब हमारी इतनी प्रोडक्ट इतनी आ गई है फनकारों की भी, और कुछ अवेयरनेस भी होगी फनकारों को भी कि अपना वो कहते हैं घोंसला किस तरह बनाना है, अपना काम किस तरह करना है। तो जो बंदा अपने लिए सोचता रहता है तो समझे वो अपने वतन की खिदमत भी करता है। अगर वो हिट होता है तो उसको सारे कॉपी करते हैं। जिस तरह ये मेरा नसीबा खोल दे, मेरा आप देखिए ये कितने मिलियन पे चला गया। तो जब उन फनकारों ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनको यार मेरा आइटम है, मेरा एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग मान उसको सुनना चाहते हैं। ये चीज़ें जो है ना बड़ा अल्लाह अच्छा पाक। खान साहब, हमें एक ब्रेक पे जाना है। अभी इश्क मुजस्सिम की बात की इन्होंने, वो तो हम ब्रेक के बाद सुनेंगे, लेकिन और जाते लाजमी जाते सुनेंगे। कुछ हमें सुना दें। अभी हम एक ब्रेक से पे पहले जाना जरा कुछ मैं सुना हल्का फुल्का जी। बड़े बड़े अच्छे शेर, क्योंकि आप खूबरू हैं दोनों, तो मैं आपके लिए वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और हमारे पास इतने जबरदस्त मेहमान हैं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम इससे पहले कि अपने देखने वालों से इजाजत लें, बिल्कुल इजाजत लेने से पहले एक तो बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा। लेकिन प्रोग्राम हम खत्म करेंगे चूंकि शेर मियादाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि हम आखिरी का वक्त सिर्फ इनको दे दें, जो ये चाहें, जिस तरीके से चाहें, देखने वालों को हमें महसूस करें। खान साहब, फ्लोर इज ऑल योर्स। और हम अपने देखने वालों से इजाजत ले रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।